ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हम लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी कई सारे सवाल आते रहते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि सारे सवाल जिस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक चर्चा कर ली जाए। एक मुद्दा जो उठता है गौरी बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, तो मुझे लगता है लोगों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलती की है, कोई गलत जानकारी दे दी है जाने अनजाने में, तो हो सकता है नोटिस वगैरह आए, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि इनकम टैक्स विभाग से कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आ रही। क्यों? इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ लक्ष्मण। इस साल जो देखने में आया है वो ये है कि अगर आपने अपने पिछले साल में कोई डिडक्शन कम क्लेम की थी या नहीं क्लेम की थी और इस साल आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है या ज़्यादा क्लेम की है, तो आपको पोर्टल पे एक मैसेज आ रहा है कि आप अग्री करते हैं कि आपने ये डिमांड जो है वो सही पे की, जो आपने ये डिडक्शन सही क्लेम की है कि नहीं क्लेम की है। तो आपको उसमें येस और नो करना है। तो सपोज कीजिए पिछले साल आपने 80C 80D में कोई भी डिडक्शन नहीं ली थी और इस साल आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली। एक मिनट रोकूंगा, तो ये मैं देखूंगा कैसे कि मेरे पास ये आ रहा है मैसेज आएगा कि मुझे हमेशा पोर्टल पे जाके देखना होगा? पोर्टल पे जाके चेक करना होगा। आपका रिटर्न भर दिया तब भी आप बार-बार पोर्टल पे जाके चेक करते रहिए कि आपके पास कोई मैसेज वैसे टाइप से आया है या फिर आपका फॉर्म 16 से मिसमैच है, यानी कि फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन नहीं आ रही है लेकिन आपने डिडक्शन क्लेम की है। तो ऐसे केसेस में ये मैसेज आ रहा है पोर्टल पे। तो मैसेज आए तो क्या करना चाहिए? तो आपको इस पे रिप्लाई करना है कि आप अग्री करते हैं कि ये डिडक्शन आपकी सही है अब या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और सही है तो आप यस कर दीजिए। अब आपने यस पे क्लिक कर दिया और ये डिडक्शन आपकी सही नहीं थी, यानी कि आपने ये जो क्लेम की है आपके पास इसके बिल्स नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, तो इस केस के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मिस रिपोर्टिंग की 200% की। और अगर आपकी कोई डिमांड आई है, यानी कि जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने रिफंड बनाया था या आपने नो रिफंड नो डिमांड आपका था और आपके हिसाब से, लेकिन आपकी डिमांड आ गई, तो आपको वो डिमांड को विदिन 30 डेज पे करना है। और अगर आप इसको पे नहीं करते तो इसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह है कि इनकम टैक्स फाइल करने के बाद भी बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठिए। मेरा तो यही मानना है, कुछ चीज़ें इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाके अपने ईमेल जो आपने दे रखा है इनकम टैक्स विभाग को, उसमें देखते रहिए कहीं कोई चिट्ठी, कोई नोटिस या फिर कोई ऐसे मैसेज तो नहीं है। जो मैसेज वाली बात हो, बिल्कुल नई बात बताए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैसेज भी आ रहा है लोगों को। नहीं, मैसेज नहीं आ रहा, मतलब मैसेज पोर्टल पे दिख रहा है। पोर्टल पे दिख रहा है। हाँ जी, तो बिल्कुल मैं भी नहीं देखा, मैं भी चेक करूँगा कि ऐसा मैसेज मेरे लिए आया कि नहीं आया। लेकिन आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, वरना फिर जैसा कि गौरी ने आपको डरा दिया है, अच्छा खासा जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। चलिए वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। अगला सवाल लेते हैं, ये संत कुमार जिंदल साहब हैं, गाजियाबाद से हैं। जिंदल साहब, क्या उलझन है आपकी? संत कुमार जिंदल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास? मेरे 2 सवाल हैं जी। For long-term capital gain fair market rate on 31st January 18 is taken for shares acquired earlier. This has become 5 years old now and no indexation is allowed. For it, government may kindly be requested at your end. ठीक है, अगला दूसरा सवाल है for shares bought after 31st March 18, fair market value rate 31st January 18 cannot be taken. Such other indexation is allowed on shares purchased after 31st. अब आपका सवाल मैं समझ गया। दरअसल आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही थी, तो दर्शकों को बता दूं, चूंकि इस तरह के सवाल बाकी लोगों के भी हो सकते हैं। ये दरअसल पूछना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ सवाल है और ये जो है 31 जनवरी 2018 के फेयर मार्केट रेट पे इन्होंने शेयर एक्वायर किया था, उससे पहले किया था। अब वो शेयर 5 साल पुराने हो चुके हैं और इनका कहना है कि इसमें इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है और इसमें क्या करना चाहिए? गौरी, पहला सवाल यही कहना पूछना चाह रहे थे। मैं भी थोड़ा इनका और भी इनके कुछ सवाल थे जो मैं समझ पाई हूँ। मैं दोनों दो तीन चीजें इन्होंने पूछी है, मैं बता देती हूँ। तो पहले इस सवाल में क्या कहना चाहिए? ये तो इन्होंने बोला कि 31 जनवरी 2018 से पहले जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके इसमें आपको ग्रैंडफादरिंग मिलती है, इंडेक्सेशन इसमें नहीं मिलती। जैसे उन्होंने बोला कि मैं सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले, वो रिक्वेस्ट हम भी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार वो देगी नहीं क्योंकि वो आपको ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट ऑलरेडी दे
रही है। जो रिक्वेस्ट वाली बात तो आगे चल के जो अभी नियम है उसी के तहत आपको बिल्कुल रहना बिल्कुल। पड़ेगा। ग्रैंडफादरिंग का मतलब ये है कि अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं तो आपको जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, या तो आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी वैल्यू या 31 जनवरी 2018 की वैल्यू जो भी ज़्यादा है, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको मान लेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको 1 लाख का बेनिफिट मिलता है। 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर आपसे सरकार टैक्स नहीं लेती है। तो आपकी रिक्वेस्ट जायज़ है। आपको हम भी सरकार से कहते हैं कि आप इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट दीजिए, लेकिन फिलहाल जो कानून है उसके हिसाब से आपको चलना होगा। दूसरा आपने ये पूछा कि आपने 31 जनवरी 2018 के बाद जो शेयर्स खरीदे हैं उनमें क्या होगा। तो एक्चुअली उनमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले, क्योंकि उनको नहीं मिलता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता और ग्रैंडफादरिंग का भी नहीं मिलता, क्योंकि ग्रैंडफादरिंग की डेट जो है वो 31 जनवरी 2018 है। तो उसके बाद आपने मार्च अप्रैल में कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलते हैं मुंबई, जहां से मुकुंद ठक्कर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुकुंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा एक सवाल है, मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है। अच्छा। विच कैन बी पेड फॉर अनदर नेक्स्ट 15 years। अच्छा। आई कैन पे अप टू नेक्स्ट 15 years। अच्छा। बट मेरी इनकम खाली पेंशन के रूप में ही आएगी। हाँ। तो मैं चाहता था कि अगर ये इंस्टॉलमेंट बाकी के जो 15 साल के इंस्टॉलमेंट है EMI अगर मेरे बेटे भरते हैं, उनका टैक्सेबल इनकम है, तो क्या उनको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है हाउसिंग लोन का? हालांकि अगले साल रिटायरमेंट है, अभी से आपको चिंता सताने लगे कैसे आगे मैनेज करें। खैर, लेकिन अच्छी बात है, फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए और आपसे प्लान करना है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, आपसे प्लान करना चाहिए। आप मतलब मान के चल रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि आपके बेटे इसकी EMI चुकाएं, तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है। बिल्कुल लक्ष्मण, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है इनकम टैक्स एक्ट में हाउसिंग लोन के ऊपर, तो आपको उस प्रॉपर्टी का को ओनर होना है और साथ ही साथ को बोरोअर होना है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ओनर भी आप हैं, बोरोअर भी आप हैं। तो अगर आपके बेटे उसको पे करेंगे तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप पे करेंगे तो आपको ही डिडक्शन मिलेगी। या तो आप किसी तरह से ऐसा फ्रेमवर्क कर लीजिए कि उस प्रॉपर्टी के आपके बेटे को ओनर भी बन जाएं और उस लोन में आप उनको ऐड करा लीजिए कि वो को बोरोअर भी बन जाएं, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। बट बिना इस चीज़ के उनको डिडक्शन नहीं लेनी चाहिए। चलिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अभी तक के हिसाब से तो जो आपके बेटे अगर EMI देते हैं तो उनको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगला सवाल लेते हैं, मथुरा से हैं दीपक कुमार जैन साहब। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम घर में मेंटेनेंस जो होती है, हाँ, उसका जो खर्चा होता है वो किस सेक्शन में उसको हम छूट ले सकते हैं? घर आपके नाम पे है? जी। आप रहते हैं उस घर में या आपने रेंट पे दिया हुआ है? फादर रहते हैं। नहीं, फादर रहते हैं, फादर भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ साथ में। अच्छा, आप खुद रहते हैं। और ये जो मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं वो आपने सब बैंक से चेक से पेमेंट किया हुआ है? जी नहीं, हाँ बैंक से पेमेंट किया हुआ है। ठीक है। क्या कहेंगे गौरी इनको? देखिए, मैं आपको रेंट का भी बता देती हूँ। वैसे आपके केस में क्योंकि आपका ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, आपके फादर रहते हैं, आप रहते हैं, तो ये इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, आप इसमें कुछ भी खर्चा करा लीजिए। अगर आप कोई रेनोवेशन ऐसी कराते हैं, जैसे आपने कोई फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिया, कोई कमरा एक्स्ट्रा बना लिया, तो उसमें आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं इस अमाउंट को। और जब आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आपने ये खर्चा इस घर पे किया था। यहीं अगर इस घर पे हम बात करें कि आपने इस घर को रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। यानी कि अगर आपको 10,000 का रेंट आ रहा है तो 3,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे और आपको सिर्फ 7,000 के ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है। हाँ, अगर आप कोई हाउसिंग लोन आपका चल रहा है और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा सेक्शन 24B में। लेकिन ऐसी कोई डिडक्शन 30% की जो लेट आउट के केस में मिलती है वो यहाँ इसमें पे नहीं नहीं मिलता। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे NRE अकाउंट से किए गए निवेश पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक पर।